तो शिक्षक भर्ती और हॉस्टल वार्डन के दोनों के सिलेबस में एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इनएक्सक्लूसिव एजुकेशन। क्या कहा जाता है? इनएक्सक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है, एक मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी बच्चे हैं उस बच्चों का सर्वांगीण विकास। क्या वर्ड याद रख सकते हो? सर्वांगीण विकास। जो भी बच्चे रहेंगे उसका सभी तरह से डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो इस समावेशी शिक्षा का जो अर्थ है, सभी बच्चों की शिक्षा एक साथ, परीक्षा मतलब पढ़ाई भी हो जाए, उसका विद्यालय भी एक ही रहे, मतलब एक ही साथ एक ही विद्यालय में समान अवसर मिले। मतलब चाहे वह बच्चा डिसेबल हो, चाहे वह बच्चा नॉर्मल हो, डिसेबल मतलब विकलांग हो या नॉर्मल हो, सारे बच्चों को एक साथ समान व्यवहार करके पढ़ाना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। मतलब किसी भी बच्चों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना, चाहे वो बच्चा पढ़ने में सक्षम हो, अक्षम हो, आंख दिखता है, दृष्टि बाधित है या फिर श्रवण से बाधित है, कैसा भी कंडीशन हो, सभी बच्चों को समान अवसर दिलाना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। तो पहला क्वेश्चन वही आएगा कि आपको जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको अलग से बैठाकर पढ़ाना चाहिए कि नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए। तो आपको ऑप्शन लगाना, सभी बच्चों को साथ में बैठाकर पढ़ाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये जो समावेशी शिक्षा है इसकी शुरुआत 1994 में, 1994 में, ठीक है, एक जगह है स्पेन, क्या नाम है? स्पेन में क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था, यूनेस्को सम्मेलन बोलते हैं। तो यूनेस्को जो सम्मेलन हुआ वहां पहली बार इस बात को, जो भी बच्चा है, जो बच्चा है वो डिसेबल है कि क्या है, कि प्रत्येक बच्चे का जो चरित्रगत है, उसका जो व्यवहार है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो रुचियां हैं, बच्चों का जो व्यवहार रहता है, रुचियां रहता है, उनकी जो योग्यताएं हैं, उनकी जो सीखने की आवश्यकता है, मतलब वो कैसे चीजों को सीखता है या किस अंदाज में सीखता है, अनोखा है कि नॉर्मल है। अतः जो बच्चे में जो शिक्षा प्रणाली है, कि बच्चे की जो शिक्षा प्रणाली है या फिर उनकी जो विशेषताएं हैं कि बच्चा किसी भी चीजों को कैसे सीख सकता है, पढ़ के सीखता है, बोल बोल के पढ़ता है कि बिना पढ़े, वो तरह तरह का पढ़ने का क्या होता है? तरीका होता है। तो एक सम्मेलन हुआ है यूनेस्को का, वहां पर इन शिक्षा प्रणाली और आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे, ये बात कहा गया। उसके बाद क्या है, ये जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो मैं आपको बोला कि सब तरह के बच्चों को एक साथ बैठा के हमको क्या करना है? पढ़ाना है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उसमें जो पहला रूप होता है शारीरिक रूप से अक्षम। इसको आप ऐसे पढ़िए, जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे कितने कितने तरह के होते हैं। तो पहला है अस्थि बाधित बालक, मतलब जो आर्थोपैडिक बालक रहते हैं, या फिर ऐसा बच्चा जो आर्थोपैडिक या हड्डियों से ग्रसित है, विकलांग है। कैसा विकलांग है? उसका हाथ पर अच्छे से काम नहीं करता, टूटा हुआ है, तो उसको बोलते हैं आर्थोपैडिक हैंडीकैप्ड कहा जाता है। इसीलिए इसको हम लोग शारीरिक रूप से अक्षम बालक बोलते हैं। दूसरा प्रकार है श्रवण बाधित बालक। श्रवण मतलब उसमें हीयरिंग रहेगा, सुनने की, अच्छे से चीजों को नहीं सुन पाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हीयरिंग हैंडीकैप्ड बोलेंगे। वो जो बच्चा रहता है वो प्रॉपर चीजों को सुनाई नहीं देता, बोलोगे 3 बार बोलोगे तो 1 बार सुनेगा। ठीक है। फिर एक होता है दृष्टि बाधित बालक, तो विजुअल हैंडीकैप्ड, मतलब चीजों को अच्छे से देख नहीं पाता है। अब नहीं देख पाता है तो फिर उसको हम लोग दृष्टि बाधित बोलते हैं, ब्रेल लिपि वगैरह से पढ़ाई करते हैं। फिर एक होता है वाणी बाधित, है ना, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पीच हैंडीकैप्ड, जो बोलने में अक्षम रहता है, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में ओंधा बोलते हैं, है ना। ऐसी बोला जाता है कि नहीं बोल पाता, दृष्टि बाधित को अंधरा बोल देते हैं हम लोग छत्तीसगढ़िया भाषा, हमारा अलग चलता है, लेकिन बुरा लग जाता है ना। वो ये हम जो पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं शारीरिक रूप से या फिजिकल रूप से जो हैंडीकैप है उसका प्रकार। अब ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मतलब है समावेशी शिक्षा, सारे बच्चों की शिक्षा को हमको समान व्यवहार करते हुए एक साथ पढ़ाना। ठीक है। अब एक प्रकार होता है बौद्धिक रूप से, जो बच्चा रहता है वो बौद्धिक रूप से किस तरह से उसमें कमी है, उनमें बौद्धिक कमी क्या क्या है। तो जो पहला प्रकार होता है बौद्धिक रूप से जो कमी वाले बालक का, उसको कहा जाता है प्रतिभाशाली बालक। इसको बोलते हैं गिफ्टेड चाइल्ड। क्या कहा जाता है? गिफ्टेड चाइल्ड। प्रतिभाशाली मतलब उसका दिमाग बहुत तेज रहता है, चीजों को एक बार बोलोगे तो तुरंत समझ जाएगा। दूसरा होता है सृजनशील बालक, इसको बोलते हैं क्रिएटिव चाइल्ड। सृजनशील रहता है मतलब क्रिएटिव दिमाग रहता है, पढ़ भी लेगा, खेल भी लेगा, सारे चीजों में क्या रहता है? वो एक्टिव रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सृजनशील बालक बोलते हैं। एक होता है मंद बुद्धि, मतलब मेंटली उसके में मेंटली दिक्कत रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि बालक।
नेक्स्ट है अधिगम असमर्थ, मतलब बोल सकते हो कि उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी रहता है, चीजों को धीरे धीरे सीखता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अधिगम असमर्थ। और लास्ट है पिछड़ा बालक, इसको बोलते हैं बैकवर्ड चाइल्ड। क्या कहा जाता है, बैकवर्ड चाइल्ड कहा जाता है। तो ये बौद्धिक रूप से जो बालक है उनका प्रकार हो गया। आपने पहले पढ़ा कि शारीरिक रूप से बालकों का प्रकार पढ़ा। देखिए शारीरिक रूप से बालकों का प्रकार है अस्थि बाधित है, श्रवण बाधित है, दृष्टि बाधित है और वाणी बाधित है। फिर मैं आपको पढ़ाया कि बौद्धिक रूप से बालक कैसे विकलांग हो सकते हैं, प्रतिभाशाली, जो ज्यादा दिमाग वाला, सृजनशील, मंद बुद्धि, अधिगम असमर्थ और पिछड़ा वर्ग। तो ये उसके बाद तीसरा प्रकार होता है सामाजिक रूप से, कि बच्चा सामाजिक रूप से कैसे अक्षम हो सकता है। तो सामाजिक रूप से बच्चा अक्षम कैसे रहेगा, एक होता है समस्यात्मक बालक, किसको बोलते हैं, समस्यात्मक बालक। आप उसको होमवर्क दो ना, आपको 3 ठोक रीजन बता देगा कि मेरे घर में शादी था, फलाना था, मेरा पेट दर्द दे रहा था, इसलिए मैं होमवर्क नहीं किया। समस्यात्मक बालक। एक बार बोलोगे कि तो होमवर्क करके नहीं आया, 3 ठो कहानी बताएगा, सब्जी लेने गया था ऐसा वैसा, ठीक है, समस्यात्मक बालक। इन्हीं लोग को बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। एक होता है बाल अपराधी, चोरी चमारी, पेन वेन कंपास बॉक्स शुरू से ही चालू कर देता है स्कूल में, है ना, ले लेके आएगा, जेटर पेन किसी दिखा तो हो गया, टिफिन करने गया तो देख लो अच्छा कलर का है। फिर एक होता है समायोजित बालक और एक होता है वंचित वर्ग बालक। तो हमने जो पढ़ा है इसको ओवरऑल आप बोल सकते हो कि समावेशी शिक्षा, और समावेशी शिक्षा में जो बच्चे आते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, उनका वर्गीकरण। तो टोटल इस जो हम क्लास पढ़ रहे हैं समावेशी शिक्षा और समावेशी शिक्षा का प्रकार था। इसके बाद हम कुछ और नया देखते हैं। तो हम पढ़ रहे थे जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं, तो उसमें हम पहला प्रकार क्या पढ़े थे, अस्थि बाधित बालक। इसको क्या बोलते हैं, आर्थोपेडिक हैंडीकैप। तो जो अस्थि बाधित बालक होते हैं, अस्थि बाधित जितने भी बालक होते हैं, उसका मतलब बोल सकते हो कि हड्डियों में या अस्थियों में या मांसपेशियां जो रहता है वो सुचारू रूप से काम नहीं करता है। मतलब ऐसे बालक जिनका जो हड्डियां रहेगा वो क्या करेगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, कहीं ना कहीं कमजोर रहेगा, वस्तुओं को उठाने रखने में दिक्कत होता है। कई कई बच्चों को बोलोगे कि इस सामान को यहां से वहां उठा लो, तो वो बोलता है कि मेरे हाथ में दिक्कत या मेरे पैर में कठिनाई है, या फिर नकली अंगों की सहायता लेनी पड़ती है। देखे होगी कई हैंडीकैप रहते हैं, लोग अलग से पैर हाथ लगाए रहते हैं। और कारण क्या क्या हो सकता है, अस्थि बाधित जो रहते हैं, एक जन्मजात होता है, पहले से ही रहता है उनमें दिक्कत, एक दुर्घटना के द्वारा हाथ पर एक्सीडेंट हो जाता है तो टूट जाता है, और एक कुछ ना कुछ उनमें बीमारियां रहता है जिसके वजह से अस्थि बाधित रहता है। तो ये 3 रीजन की वजह से जो बच्चा रहता है उसका क्या रहता है, जो हड्डियां रहता है वो कमजोर रहता है। नेक्स्ट है श्रवण बाधित, मतलब हियरिंग हैंडीकैप। हियरिंग हैंडीकैप किनको बोलेंगे, जो बोल सकते हो कि 0 से लेकर 140 डेसिबल, अब ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल, 0 से 140 तक सुनने की क्षमता, इतना तक को सुनता है, इसके बाद के नहीं सुन पाता, मतलब जितना उसको सुनना चाहिए उससे कम सुनता है। कम सुनने वाले बालक को क्या बोलते हैं, श्रवण बाधित बोलते हैं। मतलब जितना उसको सुनना चाहिए उसके सुन, मान लीजिए कोई धीरे से आवाज लगाए तो नहीं सुन पाता, उसको थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है, ठीक है। फिर -85 डिसेबल से ऊपर, है ना, इससे अगर ऊपर हो गया तो बहुत डेंजरस कंडीशन होता है। तो ये 2 थोड़ा डाटा आपको याद रखना है। अब ये जो डिसेबिलिटी है ये 2 प्रकार का होता है। देखिए जो श्रवण वाला, एक होता है आंशिक, बहरा बोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा बोलोगे तो सुन लेता है। एक होता है पूर्ण रूप से, सुन ही नहीं पाता, कान में मशीन लगाया रहता है, ठीक है। ये हियरिंग जो रहता है कि कान में कमी की वजह से, या फिर उसके में, अब बोलना है कि जो बच्चा रहता है वो श्रवण बाधित कैसे है, तो कुपोषण रहता है, अच्छे से चीजों को खा पी नहीं पाता, जो जो विटामिन प्रोटीन चाहिए वो नहीं मिल पाता है, या फिर संक्रामक बीमारी है, मतलब घर के में ही फैलते रहता है। जैसे किसी के ग्रैंडफादर को था तो फादर में आया, फादर से पूरा ट्रांसफर होने लगता है। उसके बाद मेनिंजाइटिस एक बीमारी होता है, ये मेनिंजाइटिस जो बीमारी होता है इसको दिमागी बुखार कहा जाता है। ब्रेन डैमेज होता है, जब ब्रेन डैमेज होता है तो उसका प्रभाव कहां पर पड़ता है, कर्ण में पड़ता है, कान में पड़ता है, और कान जो है प्रॉपर उसका काम नहीं करता है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, श्रवण बाधित बालक कहलाता है। उसका जो कान है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। नेक्स्ट है आपका, उनमें क्या क्या समस्या आता होगा, भाषागत समस्या क्या आता होगा, जो श्रवण बाधित बालक रहते हैं। कुछ बच्चों का आईक्यू कम रहता है, मतलब ऐसे बच्चे जो कम सुनते हैं उनका दिमाग भी क्या रहता है, कम रहता है, उनका दिमाग कम काम करता, सुनते तो कम है ही, साथ ही साथ बुद्धि भी कम करता। शब्द भंडार सीमित रहता है,
और श्रुतिपूर्ण मतलब सुनने की क्षमता तो कमजोर है ही, उनके में वर्ड पावर भी क्या रहता है, बहुत कम रहता है, शब्द उनके पास कम होते हैं। और शिक्षा में जैसे कि वे बालक जो बिल्कुल भी नहीं सुन सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे बालक रहते हैं जो सुन ही नहीं पाते, उनको क्या बोलते हैं, मूक बधिर कहा जाता है। मूक बधिर विद्यालय वगैरह देखते होंगे आप लोग, जैसे दिव्यांग विद्यालय यहाँ पर है, ठीक है। इनका चिन्ह भाषा के द्वारा, साइन जो रहता है उससे, या ओंठ पठन या लिप रीडिंग के द्वारा, वीडियो टैप्स के द्वारा, या शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर बच्चों को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है कि जो श्रवण बाधित बालक है उसको आप कैसे शिक्षा देंगे। इसके लिए सरकार भी बहुत सारा वर्क कर रही है कि जो अक्षम बालक है उनको हम किस तरह से अच्छी शिक्षा दे सके। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित। तो दृष्टिबाधित तो जानते हो आप लोग, विजुअल हैंडीकैप जो बच्चा रहता है वो अच्छे से देख नहीं पाता है। तो विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड बनाया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट है जो विजुअल हैंडीकैप्ड है वो कहां पर है, देहरादून में है। तो आपको याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड कहां है, तो देहरादून में। या जो बच्चे हैं वो मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते, मतलब उनका जो दिमाग रहता है उसमें ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं रहते। लेकिन श्रवण वाले जो बालक रहते हैं उनका दिमाग कमजोर रहता है। इनका आंख भले नहीं दिखता लेकिन इनका दिमाग क्या रहता है, सामान्य बालक के समान रहता है। इनकी शिक्षा मतलब जो उचित शिक्षा है वो अगर इनको हम सही से शिक्षा देंगे तो इनका जो आईक्यू है वो बहुत डेवलप होता है, दिमाग डेवलप होता है। शर्त यह है कि इनको शिक्षा सही दिया जाए। आंख भले कम दिखता है लेकिन आप लोग देखोगे जिनका आंख कम दिखता है बहुत तेज होते हैं, ठीक है। वस्तुओं का सही प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता, चीजों को नहीं देख पाता है। इसका जो मापन है वो स्लेनन चार्ट, इससे हम इसका मापन करते हैं, तो स्लेनन चार्ट से करते हैं। और 220/200 दृष्टि एक्यूटी, मतलब जो बच्चे रहते हैं, जैसे आप लोग एग्जाम फॉर्म वगैरह पढ़ते हो तो 6/6 आंख का वो होना चाहिए बोलता है आपका, जिसे आंख की जो क्षमता है वो 6/6 होना चाहिए बोलता है। वैसे ही जो दृष्टि की एक्यूटी कितना रहता है, 20 से 200 रहता है। अब कारण क्या है कि बच्चा आंख से डिसेबल रहता है। एक बीमारी है आप देखे होंगे, ट्रेकोमा, आंख की बीमारी है। और ग्लूकोमा या एंटीसेप्टिक दवाइयों का क्या करता है, वो बहुत ज्यादा प्रयोग करता है। एंटीसेप्टिक दवाइयों का जब आप बहुत ज्यादा प्रयोग करोगे तो आंख क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। या फिर पढ़ने का गलत तरीका है ना, मान जाए आप पुस्तक को एकदम सामने लाके पढ़ोगे या मोबाइल ज्यादा चलाओगे तो आंख क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। देखो ब्राइटनेस को कम करके चलाना चाहिए फोन को, पूरा फुल ब्राइटनेस में, उसका फिर और लाइट को भी बंद करके सिर्फ मोबाइल को देखते हैं, इसीलिए आंख क्या होने लगता है, खराब। आजकल के बच्चों को देखना, लाइट बंद होने के बाद या फिर जो भी बड़े लोग भी लाइट बंद होने के बाद मोबाइल को चलाते रहते हैं, इससे आंख क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और दुर्घटना एक बहुत बड़ा वजह क्या है, दुर्घटना की वजह से भी आंख क्या रहता है, कमजोर रहता है। अब शिक्षा के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, ब्रेल लिपि सुने होंगे आप लोग, इतना बड़ा फेमस है। भारतीय ब्रेल लिपि में कुल कितने बिंदु होता है, तो 6 बिंदु होता है। ब्रेल लिपि की सहायता से जिन व्यक्तियों का आंख नहीं दिखता उनको पढ़ाया जाता है। बोलने वाले कैलकुलेटर बोलता है, 1 2 दबाओगे तो क्या करेगा, कैलकुलेटर बोलेगा A B, तो बच्चा उससे क्या करता है, चीजों को कैलकुलेट कर पाता है। और भी बहुत सारे मशीन है, एक का नाम है कुर्जवेल, पढ़ाने वाली मशीन है जिसमें छिपी हुई जो भी वर्ड रहते हैं उसको क्या करते हैं, पढ़ाने का तरीका होता है कि मौखिक रूप से अंग्रेजी में कैसे बदलेगा। एक जो मशीन है उसको क्या कहा जाता है, कुर्जवेल कहा जाता है, जिसके सहायता से ये जो नहीं देख पाते हैं उन लोग पढ़ते हैं। सामाजिक कौशल का विकास होता है और व्यावसायिक निर्देशन देते हैं। तो गवर्नमेंट भी जो है वो शिक्षा के लिए जो भी बच्चे अक्षम है उनके लिए बहुत सारा वर्क कर रही है कि किस तरह से ऐसे बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए और उनका शिक्षा का डेवलपमेंट हो जाए। फिर एक होता है वाणी बाधित। वाणी बाधित मतलब जानते हो आप लोग, बच्चा क्या करता है, अच्छे से बोल नहीं पाता है। अब बोल नहीं पाएगा मतलब धारा प्रवाह नहीं बोल पाएगा, मतलब बोलता है लेकिन हकला हकला के बोलता है, कंप्लीट नहीं बोल पाता है। इन लोग को कहा जाता है स्पीच हैंडीकैप, धारा प्रवाह नहीं बोल पाता है, उच्चारण स्पष्ट नहीं कर पाता, अस्पष्ट होता है, संकोची स्वभाव का रहता है। आप लोग ही चिढ़ा देते हैं कोई जैसे अच्छे से नहीं बोलता है तो इसलिए संकोच करता है। सामाजिक समायोजन उनमें कम रहता है, हकलाता है, उच्चारण सही नहीं करता, उच्चारण दोष होता है, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बोलता है, कंप्लीट नहीं बोल पाता है। ठीक है, कारण क्या होता है, जो बच्चा है वो कंप्लीट अच्छे से नहीं बोलने का, उसका तालु विकृत नहीं होता है। ठीक है, तालु का विकृत होना, गले का रोग रहता है। देखिए वो जैसे जिनका गला अच्छा रहता है वो लोग अच्छे साउंड में गाना वगैरह गा लेते हैं,
तो गले से ही बोलने का कनेक्शन पूरा जुड़ा हुआ है, थ्रोट से ही आपका मुंह का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। बार बार टोक देते हैं अपन, किसी को टोकोगे तो वो और नहीं सीख पाता है, तो ये भी वजह है। और बोलने पर डरता है और उसको लगता है कि मैं बोलूंगा तो लोग हंसेंगे, तो इसीलिए उसके में विकार और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। फिर शिक्षा है, शिक्षा के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, तो स्पीच थेरेपी होता है। कोई बच्चा अच्छे से कैसे बोल सकता है, तो उसके लिए क्या होता है, स्पीच थेरेपी। मतलब हकलाने वाले बच्चों के लिए एक स्पीच का थेरेपी कराया जाता है, ताकि बच्चा अच्छे से बोल बोल के प्रैक्टिस कर सके। दोष पर बल ना दे, मतलब जैसे कोई भी गलती करेगा तो उसको हम लोग को और उजागर नहीं करना, उसको दबा के रखना है, दोष पर बल नहीं देना है। और लज्जा या घबराहट से बचाव करना, मतलब हम उसको जैसे घबरा रहा है तो उसको बचाना है कि नहीं ठीक है आप सही बोल रहे हैं, ऐसा उसको अप्रिसिएट करना है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो डिसेबिलिटीज है वो एक्ट 2016 के अनुसार 21 प्रकार का दिव्यांगता होगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि दिव्यांगता कितने प्रकार का होता है, तो आपको क्या बताना है, 21 प्रकार का। किसके अनुसार, 2016 एक्ट आरपीडब्ल्यूडी, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज का 2016 एक्ट के अनुसार कितने प्रकार के विकलांग होते हैं, कितने प्रकार का होता है, 16 प्रकार का, 21 प्रकार का। 21 प्रकार की जो ये दिव्यांगता होता है, इनका एक एक का नाम अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है, जैसे अंधापन हो गया, कम बुद्धि वाला, कुछ रोग से, कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं, सुनाई कम देता है, और जो लोकोमोटर विकलांगता होता है, बौनापन, बौद्धिक विकलांगता, मतलब तरह तरह की विकलांगता का प्रकार है। अब जॉब में देखो, जॉब में शैक्षिक जो रहता है, जैसे कि कोई भी जॉब है उसमें किसको दिव्यांग माना जाएगा, तो कम से कम 40% दिव्यांग होना चाहिए। ठीक है, और 3 से 4% कोटा होता है विकलांग लोग, कितना कोटा होता है, 3 से 4%। एजुकेशन सेक्टर में लगभग 5% तक होता है। अगर एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है तो उसमें 5% तक विकलांग लोग को क्या रहता है, आरक्षण रहता है। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं वो दिव्यांगता के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं कि कितने कितने तरह का विकलांगता होता है, वो आपको पूरा प्रकार में जाने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि शारीरिक रूप से पढ़ने के बाद बौद्धिक रूप से विकलांग, मैं आपको बताया था कि बच्चा बौद्धिक रूप से कैसे विकलांग होता है। तो कुछ ऐसे बालक होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, जिनका तेज दिमाग होता है, उनको कहा जाता है गिफ्टेड चाइल्ड। उनका दिमाग बहुत तेज रहता है, आईक्यू उनका 120 से ऊपर रहता है। ठीक है, वो सृजनात्मक होते हैं, प्रेरणा से भरे हुए होते हैं, पाठ्यक्रम को समय में पूरा कर लेते हैं, जो भी काम बोलोगे उसको तुरंत कंप्लीट करके आएगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिभाशाली बालक बोलेंगे। हाईली सेंसिटिव होता है, कुछ भी बोलोगे तो तुरंत कंप्लीट कर लेगा, सेंसिटिव दिमाग वाला। ठीक है, उच्च बुद्धि होता है, अमूर्त चिंतन करता है। भाई जो बच्चे टॉपर रैंक के बच्चे रहते हैं, उनको कुछ भी काम बोलोगे तो क्या करता है, वो चीजों को सीख जाता है। अब जैसे सृजनशील बालक हो गया, सृजनशील को क्या कहा जाता है, क्रिएटिव। क्रिएटिव किसको बोलेंगे, कि उसको कुछ भी, जैसे आप काम दोगे ना, थोड़ा सा भी काम दोगे तो वह एक काम के साथ बहुत सारे काम को एक साथ करने लगता है। आप उसको बोलो कि मैथ्स पढ़ के आना, तो मैथ्स भी पढ़ेगा, साइंस भी पढ़ेगा, और धीरे से एनुअल फंक्शन में डांस वांस भी कर लेता है। क्रिएटिव माइंड का बच्चा है ना, पेंटिंग भी कर लेता। ऐसे बालक को क्रिएटिव बालक करते हैं। जो क्रिएटिव बालक होते हैं वो सारी सोच रखते हैं, डाइवर्जेंट सोच रखते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर होते हैं, और उच्च समायोजन क्षमता होता है, समायोजन क्षमता बहुत तेज रहता है। इनका दिमाग आईक्यू एवरेज रहता है, ज्यादा दिमाग एकदम प्रतिभाशाली दिमाग के नहीं होते। आईक्यू क्या रहता है इनका, एवरेज रहता है, एवरेज चलते हैं, तो इसको कहा जाता है सृजनशील। उसके बाद देखिए कि जैसे भी कोई बालक है, उनके विकलांगता वगैरह का अपने को जैसे चेक करना है कि उसका विकलांगता का स्तर क्या है, तो आपको दो चीज जानना है कि जो विकलांग बालक है उनको चेक करने का दो तरीका होता है, एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष और एक को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब चीजों को डायरेक्ट चेक कर लो आप, कि बच्चा को मेजरमेंट करके या फिर किसी भी मशीनरी माध्यम से चेक कर लो और देख लो कि दूरी संबंधी विकार है या फिर शरीर में विकलांगता है, वो चीजें दिखता है, डॉक्टर से चेक करवा लो कि भाई विकलांगता है कि नहीं। एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब कि प्रपत्र में, पेपर में दिखेगा कि विकलांगता है ना, उसका चेक हुआ है या नहीं, तो उसको फिर चेक करवाना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो तरह से चेक करने का मेथड होता है, जिसको बोलते हैं शाब्दिक, मतलब शाब्दिक रूप से चीजों को क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं बौद्धिक रूप से अक्षमता वाले जितने बालक हैं उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं अभी। बस बाकी हम मंद बुद्धि वाले बालक,
मंद बुद्धि वाले बालक मतलब जिनका जो दिमाग है, मेंटल एबिलिटी है, वो क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब वो चीजों को धीरे धीरे सीखेंगे। आप कोई भी वर्क को दोगे तो धीरे 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 कंप्लीट करेंगे, मंद बुद्धि के बालक कह रहे हैं। या फिर अधिक निराशा रहता है कि चीजों को कम कम काम करेंगे, नए संपत्तियों को काफी कठिनाइयों से सीखेगा। कुछ भी नया काम दोगे तो उसको सीखने में क्या लगेगा, बहुत समय लगेगा। ठीक है, अब इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है क्रो एंड क्रो। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होता है, जिनका बुद्धि लब्धि 70 से कम होता है, या फिर जिनका आईक्यू 70 से कम होता है, उन्हें मंद बुद्धि का बालक कहते हैं। बोला है, कौन बताया ये परिभाषा? क्रो एंड क्रो, एक मनोवैज्ञानिक है। वो बोला कि ऐसे बालक जिनका बुद्धि 70 से कम होता है उनको मंद बुद्धि बोलते हैं। बोला ठीक है। अब मैं आपको प्रतिभाशाली का डेफिनेशन बताया था, ऐसे बालक जिनका बुद्धि 120 से ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली बोलते हैं। अब शिक्षा में जो ये मंद बुद्धि वाले बालक है उनका क्या इफेक्ट रहता है? अधिगम कार्य जो रहता है सरल व छोटा होता है, प्रोत्साहन इनको अधिक मिलता है, खेल विधि द्वारा सिखाओ, जो बच्चा नहीं सीख पा रहा उसको खेल खेल में सिखाना चाहिए, मन बुद्धि करके छोड़ना नहीं, उसको ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे दे कि हमको क्या करना है, सिखाना है। अधिगम कार्यों का जो वातावरण है या स्कूल का वातावरण है उसको धीरे धीरे सिखाना। अब एक होता है अधिगम असमर्थ बालक। अधिगम असमर्थ किसको बोलेंगे? जो बच्चा रहता है वो किसी भी चीजों को अच्छे से सीखने में लर्निंग डिसेबिलिटी होता है या फिर उनमें सीखने की कमी होती है। तो जो अधिगम असमर्थ बालक रहता है उसमें क्या चीज का कमी रहता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या रहता है? उसके विकार रहता है, जिसके वजह से वो जो बच्चा रहता है वो चीजों को क्या है, तेजी से सीख नहीं पाता है, क्योंकि वहां पर उसका क्या है, कमी है। अब ऐसे जो बच्चे रहते हैं जिनके में कुछ ना कुछ कमी रहता है, यहाँ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आने वाला है, यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आता है। जैसे पहले को कहा जाता है, ध्यान से देखना है, डिसलेक्सिया। क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। पेपर में पूछा जाता है पठन विकार। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? वह बच्चे में क्या है, पठन विकार है। वह वर्णमाला को कठिनाई से सीखता है। जैसे 16 को क्या पढ़ता है, 61 पढ़ता है, और W को क्या पढ़ता है, M पढ़ता है। ऐसे विकार को क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया कहा जाता है। ऐसी पेपर में देता है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित। बताइए कुछ बोल रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट है इसी में डिसग्राफिया। दिख रहा है डिसग्राफिया? डिसग्राफिया को क्या बोलेंगे, लेखन संबंधी, मतलब लिखने से संबंधित विकार हुआ। जब कोई बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिसग्राफिया बोलेंगे। चीजों को क्या करता है, अच्छे से लिखता नहीं है, लिखने में क्या है, अक्षम है। फिर एक है डिसकैलकुलिया, मतलब चीजों को कैलकुलेट अच्छे से नहीं कर पाता, तो उसको क्या बोलते हैं, गणितीय कौशल का विकार कहा जाता है। मतलब वो कैलकुलेट अच्छे से नहीं कर पाएगा, जोड़ने बोलोगे तो घटा देगा, घटाने बोलोगे तो जोड़ेगा। तो ये 3 तरह का विकार आपने अच्छे से पढ़ा, देखिएगा ध्यान से। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार, डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार, और डिसकैलकुलिया गणित कौशल का विकार। ये बहुत काम का है। फिर नेक्स्ट है डिस्फेसिया, या इसी को कहा जाता है अफेसिया। क्या बोलते हैं, अफेसिया। तो वाक विकार, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है जो परीक्षा में आता है, वाक विकार। आपसे पूछेगा अफेसिया का मतलब क्या है, मतलब जो बच्चा रहेगा वो चीजों को अच्छे से बोल नहीं पाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अफेसिया कहेंगे। फिर एक है नेक्स्ट क्या है, देखिए डिसअफेक्सिया, मतलब बैलेंस नहीं कर पाता चीजों को, बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं, मतलब चीजों में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, समस्या को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, इसको क्या बोलते हैं, डिसफेरसिया बोलते हैं। एक लास्ट है, क्या है आप देखिए, डिस्थेमिया। क्या बोलेंगे, डिस्थेमिया, मतलब लेखन और चित्रांकन। लेखन मतलब राइट वाला, और चित्रांकन मतलब चित्र, जब दोनों मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे, इसको डिस्थेमिया बोलेंगे। और एक लास्ट है डिसमॉर्फिया। क्या है, डिसमॉर्फिया को कहा जाता है भ्रम विकार। क्या बोलते हैं, भ्रम विकार। तो ये जो हमने जितना भी विकार पढ़ा है ना, इस विकार को एक हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखिएगा ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। हमारा कोड है, देखिए, लो पापा, क्या लिखा हुआ है, लो पापा गल कर गए, ऐसे याद है, लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मेरे भाऊ, ऐसे बोल रहा है। लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मेरे भाऊ।
इसका मतलब क्या है देखिएगा, लो, तो लो का मतलब है डिसलेक्सिया। क्या लिखा है? डिसलेक्सिया। तो लो पापा एक साथ पढ़ना है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? पठन। देखिए एक बन गया, लो पापा से क्या बन गया? लेक्सिया और पठन बन गया। ठीक है, उसके बाद गल कर गए, ग फॉर ग्राफिया और ला फॉर लेखन। देखिए कैसे याद होते जा रहा, लो पापा से डिसलेक्सिया और पा से पठन, गल से डिस्ग्राफिया और ले से लेखन, याद हो गया। फिर कर से क्या है? कैलकुलेशिया, है ना, और कैलकुलेशिया से क्या करेंगे? गए, ए मतलब गणितीय, गणितीय, तो ये कर गए से क्या हो गया? डिसकैलकुलिया और गणितीय विकार कंप्लीट हो गया। देखिए ऐसे रिलेट कर, बहुत डिफिकल्ट होता है पेपर में बना पाना, इसीलिए कोड से बता रहा हूं, नहीं बनता, एक नंबर चल दे। ठीक है, फिर भी पग थमते नहीं, तो फिर का मतलब क्या है? अफेजिया, है ना, और अफेजिया, और फिर भी मतलब भाषाई, फी से अफेजिया और भी मतलब भाषाई विकार, तो अफेजिया का क्या हो गया? भाषाई विकार। प का मतलब, प से क्या है? डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, ग से गामक विकार, क्या बोलेंगे? गामक विकार। फिर थमते नहीं बोला, देखो थमते नहीं, तो थ से डिस्थीमिया और ते से तनाव संबंधी विकार, ते से तनाव संबंधी और डिस्थीमिया हो गया। फिर नहीं है उसको छोड़ दो, फिर मेरे, तो डिसमॉर्फिया, मेरे हो गया, और भाव से भ्रम संबंधी हो गया। समझ में आ रहा है कोड? कैसे याद रखना है? लो पापा गल कर गए, फिर भी पग थमते नहीं मेरे भाव, ऐसे एक लाइन याद रखेंगे तो आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और एक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं जो पिछड़ा बालक है। अभी हम पढ़े मंद वाला, और पिछड़ा बालक उसको बोलेंगे, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है सिरिल बर्ड। क्या नाम है? सिरिल बर्ड। उन्होंने कहा है कि ऐसे बच्चे जो जब अध्ययन करते रहते हैं, जब पढ़ते रहते हैं, जब वो पढ़ते रहते हैं तो अपने आप को, जैसे मैं, कोई बच्चा चौथी में पढ़ रहा है तो वह अपने आप को चौथी का ना मानकर तीसरी का मानता, मतलब वो अपने आप के एज को कवर नहीं कर पाता है। ऐसे बालक को क्या बोलते हैं? पिछड़ा बालक बोलते हैं। इसके लिए डिफाइन किया है सिरिल बर्ड ने, अपने अध्ययन काल में अपने से नीचे का कार्य करने में असमर्थ रहता है, अपने से नीचे के कार्य को अच्छे से नहीं कर पाता, तो उसको क्या कहते हैं? पिछड़ा बालक। किनके अनुसार? सिरिल बर्ड, मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा सिरिल बर्ड कि भैया जो बच्चा अपने से नीचे के कार्य को नहीं कर पाता है, असमर्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं? पिछड़ा बालक कहा जाता है। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आईक्यू निकालने का, EA/CA × 100। EA मतलब कक्षा की आयु और CA मतलब वास्तविक आयु। कक्षा की आयु और वास्तविक आयु को डिवाइड करके 100 में गुणा कर दीजिए, क्या निकल जाएगा? पिछड़ा बालक का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद जो पिछड़ा बालक कहते हैं, ये पिछड़ा क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता में क्या रहता है? कमी रहता है ना, वातावरण का प्रभाव भी रहता है उनके मन में, शारीरिक दोष रहता है ना, और स्वभाव संबंधी दोष रहता है। स्वभाव का दोष रहेगा, शारीरिक दोष रहेगा, वातावरण का प्रभाव रहेगा, बौद्धिक क्षमता उसका डेवलप नहीं रहता। ये सारा वजह जो रहता है पीछे जो बालक रहते हैं उनका। अब शिक्षा में जो बच्चे पिछड़े रहेंगे उनमें क्या प्रभाव रहेगा? व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ेगा। जो बच्चा पिछड़ा हुआ है उसे घर में उसको व्यक्तिगत रूप से हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा, उचित निर्देशन देना पड़ेगा, सही सही डायरेक्शन देना पड़ेगा, पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाना पड़ेगा, जो भी उसका करिकुलर है या एक्टिविटी है उसको करवाना पड़ेगा, और उसको मोटिवेट करते रहना पड़ेगा कि नहीं तू सीख जाएगा। उसको डिमोटिवेट नहीं करना, उसको क्या करना है? हमको मोटिवेट करना है। अब एक लास्ट प्रकार आपको मैं बताया था सामाजिक रूप से, ठीक है, पहले पढ़ाया शारीरिक रूप से बालक, फिर पढ़ाया बौद्धिक रूप वाला बालक, और अब पढ़ा रहा हूं सामाजिक। तो सामाजिक रूप से जो बच्चा रहता है उसको मैं बताया था समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, समाज के नियमों को स्वीकार नहीं करता, ऐसा बालक जो समाज के नियमों को क्या करेगा? स्वीकार नहीं करेगा। संबंध व्यवहार से अधिक, मतलब ज्यादा रिलेशनशिप वगैरह में ज्यादा ध्यान देता, मतलब दूसरे से बात मानेगा, समस्या, और कारण क्या रहेगा? जो ये बच्चा रहता है वो समस्यात्मक कैसे रहता है? घर का वातावरण, उसका घर का जो वातावरण रहता है, उसके स्कूल का वातावरण और उसके समाज का वातावरण, जैसा तीनों जगह का वातावरण रहेगा वैसे बच्चा बनेगा। जैसा व्यवहार दिखाओगे वैसा बच्चा, जो माँ बाप लोग शिक्षा देंगे, जो परिवार, जो स्कूल शिक्षा देगा, वैसा बालक डेवलप होगा। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समस्यात्मक बालक कहते हैं। अब शिक्षा में क्या होना चाहिए? समस्यात्मक बालक जो रहेंगे उनके लिए दायित्व की भावना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए उनको। अगर बचाना है हमको कि वो समस्या ना है तो कोई भी दायित्व दे दो, और दायित्व को निभा पाता है कि नहीं ये देखें।
फिर व्यस्त रखना चाहिए, उनको बिजी रखो भाई, जो बच्चा समस्यात्मक है उसको प्रशंसा करना चाहिए, कुछ भी अच्छा काम किया तो क्लैप करवा दिया, अच्छा काम किए चलिए कर, अतिरिक्त कार्य भी देना चाहिए और मिलनसार रहना चाहिए। ये सब रीजन है, कौन सा बालक है, पढ़ रहे हैं हम लोग सामाजिक रूप से समस्यात्मक बालक। अब एक है बाल अपराधी, तो बाल अपराधी तो बताया हूं, मार्कर वार्कर पेन वेन सब चोरी चमारी करेगा, ठीक है, कहां से चालू करेगा, झूठ बोलेगा, ठीक है, पैसा वैसा घर का पार कर देगा बाजार बाजार जाने के लिए, जेब वेब काटता है, ठीक है, अपराधियों के साथ रहेगा, वैसी वैसी दोस्त बनाएगा, ठीक है, दीवारों पर गंदी बातें लिखेगा, अपराधी बालक लोग करते हैं सब, ठीक है। कारण क्या है, घर का वातावरण, जैसे जैसे घर का माहौल रहेगा, जरूरी नहीं है कि घर वाले लोग चोर है तो बच्चा चोर निकल जाए, ऐसा नहीं है, स्कूल का वातावरण ऐसा, अब वातावरण को बोलना सही नहीं है, मेन माहौल है, सामाजिक वातावरण से ज्यादा सीखता है बच्चा, जैसा उसका आसपास का माहौल है। अब शिक्षा में क्या कर सकते हैं, इनके लिए जो ऐसे बालक होते हैं, मनोरंजन क्रिया करवा करवा कर उसको भुलाया जा सकता है कि ये सब काम करना सही नहीं है, और उपयुक्त विद्यालय वातावरण में, मतलब सही जगह में पढ़े, उसको ऐसा वातावरण देना चाहिए। समायोजित बालक मतलब अच्छे से जो भी समायोजन है या फिर कोऑर्डिनेशन है उसको अच्छे से रखना। लास्ट प्रकार है वंचित वर्ग का बालक। वंचित वर्ग का बालक मतलब गरीबी, कौन सा बालक वंचित वर्ग कहलाता है, जिसमें गरीबी रहता है, हीन भावना रहता है, दूरदर्शिता की कमी रहता है। शिक्षा के लिए हमको क्या करना चाहिए, शैक्षिक अभियान चलाना चाहिए, जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, मिड डे मील प्रोग्राम वगैरह जो गवर्नमेंट योजना चलाती है कि भैया स्कूल जा रहा है बच्चा तो वहीं उसको खाने पीने दे दिया जाए, वो तो चल ही रहा है, लेकिन मेन क्या है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए उनके मन में डालना कि भैया तुम स्कूल जाओ, वहां आपको खाने के लिए भी मिलेगा और आपका पढ़ाई भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो समावेशी शिक्षा है उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया है। अभी इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हमको पढ़ना है, तो आपका जो मेहनत है वो सफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको अभी देखना है। पहला क्वेश्चन देखिए,